हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार करंट अफेयर की सीरीज में। बिहार करंट अफेयर की सीरीज हमारी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक के करंट अफेयर अब तक देख लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, आप वीडियो देखिए। हजारों लोग उस वीडियो को अब तक देख चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो में जून 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है, बिहार राज्य विशेष से संबंधित, उनको आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आपके लाइक और आपके कमेंट हमारे मोटिवेशन होते हैं, ठीक है, और उसी आधार पर हम लोग आगे अपना कंटेंट बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं जून 2024 बिहार करंट अफेयर, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या था जून महीने का? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में आया था जून 2024 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को, कब, डेट याद रखना, 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार एक टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय के कारण ही प्रसिद्ध था, तो इस वजह से यह डेट महत्वपूर्ण हो जाती है कि 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। आगे बात करें तो परिसर की विशेषताओं में आधुनिक कक्षाओं के साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक, लगभग 1900 छात्रों के बैठने की जगह और 2 सभागार शामिल है, ठीक है, जिनमें प्रत्येक में 300 लोगों के समायोजित करने की क्षमता है। इसमें लगभग 550 छात्रों के लिए एक छात्रावास भी बनाया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी है, 2000 की क्षमता वाला एक एम्पी थिएटर भी है, एक संकाय क्लब और एक खेल परिसर का भी शामिल किया गया। यहां पे डिटेल लिखी हुई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। परिसर को नेट जीरो ग्रीन कैंपस के रूप में डिजाइन किया गया है, ठीक है, तो इस परिसर को नेट जीरो ग्रीन कैंपस के रूप में डिजाइन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस को। आगे बात करें, जिसमें सौर संयंत्र, जल उपचार और पुनर्चक्रण सुविधाएं तथा 100 एकड़ में फैले विशाल जल निकाय शामिल है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी डाटा फैक्ट यहाँ पे थे, ठीक है, जो पीआईबी के स्रोत है वहां से ये डाटा लिया गया है, तो ये इस वजह से ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला खबर क्या है? रामसर स्थल, बिहार के रामसर स्थल, जैसा कि आप जानते हैं कबरताल जो था वो बिहार का पहला रामसर स्थल था, लेकिन नागी नक्टी, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य जो थे उनको बिहार का जो नया रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया, तो उससे संबंधित जो तथ्य हैं ये जान लेते हैं। बिहार में विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो यही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतरराष्ट्रीय महत्व के अपने नवीनतम वेटलैंड्स के रूप में नामित किया है, ठीक है। इस समावेशन से बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में अगर जो देखा जाए बिहार में कितनी है? 3 है। और भारत के स्तर पर अगर जो देखा जाए, उस टाइम जब इन 3 को नामित किया गया था तो उस टाइम तो बिहार जो पूरे भारत में नामित होने के बाद 82 रामसर स्थल हुए थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, आज की डेट की बात करें, तो टिल डेट देखा जाए तो वर्तमान में भारत में 85 रामसर स्थल है, ठीक है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 85 है, 85, ठीक है। 82 के पूर्व जो 82 तो पहले थे जब नागी नकटी को बनाया गया, तो 81वां और 82वां था नागी नकटी। उसके बाद 3 अन्य बने, तवा जलाशय, नंजरायण और काजूवेली। जो नंजरायण है और काजूवेली है वो तमिलनाडु में अवस्थित है, जबकि तवा जलाशय जो है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इस तरह जो वेटलैंड थे उनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 85 हो गई, ठीक है। और ये जो 3 डिक्लेयर किए गए थे ना, 3 बाद के डिक्लेयर किए गए, वो कब डिक्लेयर किए गए थे? 14 अगस्त को डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है। 14 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर डिक्लेयर किया गया था काजूवेली, तवा जलाशय और नंजरायण को भारत का रामसर स्थल। आइए आगे देखते हैं। जो रामसर स्थल है यहाँ पे नागी नकटी, इनके बारे में कह रहा है। ये रामसर स्थल दोनों मानव निर्मित जलाशय हैं जो भारत के बिहार में जमुई जिले के झाझ वन क्षेत्र में स्थित है। कहां पे अवस्थित है? जो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ठीक, तो ये बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और यहाँ जो जमुई है वहां का जो झाझा वन है ना, झाझा वन क्षेत्र में ही ये अवस्थित है। अब तक कमरताल बिहार का एकमात्र रामसर स्थल था या बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील था, ठीक है। जो कवरताल है वो कहां पे अवस्थित था? तो बेगूसराय में अवस्थित था। और कवरताल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, ये एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, ठीक है, गोखुर झील है। अगले प्रश्न पे चले। अगला जो न्यूज था वो क्या था? पटना उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया था, उसमें क्या किया गया? जो 65% आरक्षण था उसको पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो उससे संबंधित जो तथ्य उनको देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को
ईबीसी SC ST के लिए, ईबीसी ठीक है, और SC ST के लिए जो 65% आरक्षण दिया गया था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 65% कर दिया था। ठीक है, उसी को जो 65% कर दिया, 65% को पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से याद रखना, ये डाटा याद रखना, कितना परसेंट बढ़ा दिया गया था, 50% से बढ़ा के SC ST और ABC के लिए बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण कितने प्रतिशत कर दिया गया, तो 65% कर दिया गया। ठीक है, ये डाटा महत्वपूर्ण है और ये डेट महत्वपूर्ण है। रद्द कब किया पटना हाईकोर्ट ने, तो 20 जून 2024 को रद्द कर दिया था। ठीक है, आगे देखें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% सहित कुल आरक्षण कितना, 75% था। ठीक है, तो इस वजह से ये डाटा महत्वपूर्ण है 65% का। आगे बात करें, श्रेयसी सिंह चर्चा में आ गई, क्यों आई थी श्रेयसी सिंह? श्रेयसी सिंह शूटर है। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें श्रेयसी सिंह ने भाग लिया था। तो बिहार की निशानेबाज और विधायक श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली बिहार की दूसरी और महिला वर्ग में राज्य की पहली एथलीट बनी है। ठीक है, बिहार से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली ये दूसरी थी, और महिला कैटेगरी की बात करें तो पहली महिला थी बिहार से जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। इस वजह से श्रेयसी सिंह का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और यहाँ पे लिखा हुआ है निशानेबाज है। ठीक है, साथ ही साथ विधायक भी है। तो ये कहाँ की विधायक है, ये जमुई जिले की विधायक है। ठीक है, जमुई सीट से विधायक है, ये है श्रेयसी सिंह। तो यहाँ पे याद रखना, ठीक, जो नेताओं से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फिगर जो होते हैं उनसे क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी पूछ लेता है। तो इस वजह से श्रेयसी सिंह का नाम याद रखना। ये बिहार की पहली महिला वर्ग में ऐसी महिला थी जो पेरिस ओलंपिक में सम्मिलित हुई थी। बिहार से निशानेबाज है। ठीक है, पेशे से निशानेबाज है। ठीक है, और ये कहां से विधायक है, तो जमुई सीट से विधायक है। इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जितने भी स्लाइड लगाए गए हैं, ये स्लाइड जो है वो टू द पॉइंट है। ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है, सारी चीजें टू द पॉइंट है। मैं क्वेश्चन आपको ओरली बता देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें, मोदी 3.0 में बिहार से मंत्री, जो मोदी 3.0 मतलब मोदी सरकार का जो तृतीय कार्यकाल था उसमें बिहार से कौन कौन मंत्री सम्मिलित हुए, तो 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री। ठीक है, कैबिनेट स्तर पे 4 मंत्री और राज्य मंत्री कितने, 4। ठीक है, कौन कौन, गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह, लल्लन सिंह, चिराग पासवान और जितिन राम मांझी, ये 4 लोग जो थे इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। वहीं पर देखा जाए तो रामनाथ ठाकुर, राजभूषण, नित्यानंद राय और सतीश दुबे को राज्य मंत्री का पद दिया गया। तो ये 8 नाम जो है, इस बार 8 नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो याद रखना। देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो जितिन राम मांझी गया से निर्वाचित सांसद है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री जितिन राम मांझी, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है हम। ठीक है, हम पार्टी से ये है। और जितिन राम मांझी कहां से निर्वाचित हुए हैं, तो ये गया से निर्वाचित हुए हैं। ऐसे प्रश्न यूपी जो बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो वहां पे छपरा लोकसभा सीट जो थी उससे जो सांसद थे उनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये गया से चुने गए हैं। अगला नाम देखें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये कहां से चुने गए, तो मुंगेर से चुने गए, ये जदयू से है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड से। आगे देखें गिरिराज सिंह भाजपा से बेगूसराय से चुने गए, ये है गिरिराज सिंह, ये बेगूसराय से सांसद चुने गए। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इनका संबंध है चिराग पासवान का। हाजीपुर सीट से ये सांसद निर्वाचित हुए। ठीक है, तो 4 नाम याद रखना, कैबिनेट मंत्रियों के 4 नाम कहां से निर्वाचित हुए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, राज्य मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र राज्यसभा सदस्य जो है रामनाथ ठाकुर, ठीक है, ये राज्य मंत्री बने हैं। वहीं पर नित्यानंद राय भाजपा के हैं, ये उजियारपुर से सांसद नियुक्त किए गए। कहां से, उजियारपुर से सांसद बने हैं नित्यानंद राय, भाजपा के हैं। वहीं पर देखें तो सतीश चंद्र दुबे, ये राज्यसभा सांसद है, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, ये बिहार से संबंधित है। अगला नाम देखें तो राजभूषण निषाद, ये भाजपा के हैं। ठीक है, कहां से, मुजफ्फरपुर से सांसद बने हैं राजभूषण निषाद। तो ये 4 लोगों का नाम याद रखना, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण, नित्यानंद राय और सतीश दुबे, इन 4 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है। जबकि जितिन राम मांझी, लल्लन सिंह, चिराग पासवान और गिरिराज सिंह, इन 4 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, मंगल ग्रह पर क्रेटर की खोज की गई। अब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, ठीक है,
मंगल ग्रह पर क्रेटर की खोज। तो अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की है। अब 3 नए क्रेटर की खोज की तो ये बिहार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइए उस पर बात करते हैं। तो इन खोजों को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है। क्रेटर्स के नाम क्या है, क्रेटर के नाम जान लेते हैं। कौन कौन से जो 3 क्रेटर खोजे गए उनके नाम जो कर रखे गए वो कौन कौन से हैं। तो इन क्रेटर्स का नाम लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा गया है। ठीक है, अब यहां 3 क्रेटर के नाम रखे गए हैं। इन 3 क्रेटर में जो एक क्रेटर है ना, हिल्सा क्रेटर, इसका संबंध किसी तरीके से बिहार से, आइए जानते हैं कैसे। तो हिल्सा क्रेटर के बारे में जान लेते हैं। बाकी जो 2 अन्य है वो 2 अन्य राज्यों, एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एक अन्य राज्य से संबंधित है, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं तो बिहार में देखते हैं। हिल्सा क्रेटर, इसका नाम बिहार के एक कस्बे के नाम पर रखा गया है। यह नाम भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम था राजीव रंजन भारती, ठीक है, राजीव रंजन भारती के जन्म स्थान के सम्मान में रखा गया है। जो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है वहां पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था राजीव रंजन भारती। तो राजीव रंजन भारती जो थे इनका जन्म स्थान था हिल्सा, ठीक है, हिल्सा इनका जन्म स्थान था, हिल्सा गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, तो जो हिल्सा है उसी हिल्सा के नाम पे रखा गया हिल्सा क्रेटर का नाम, जो कहां पे अवस्थित है, किस ग्रह पे अवस्थित है, मंगल ग्रह पे अवस्थित है। साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हिल्सा क्रेटर निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अवस्थित है। ठीक है, मंगल ग्रह पर अवस्थित है। यहीं पर 3 क्रेटर की खोज है जिनमें से हिल्सा क्रेटर एक है। आगे देखें, 16वें वित्त आयोग की पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार में किया गया। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन पर चर्चा कर लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन 18 से 19 जून 2024 को राजगीर के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया? 16वां वित्त आयोग का पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर शहर में आयोजित किया गया। तिथि और स्थान, ठीक है, जान ले। 19 जुलाई को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हॉल में किया गया। ठीक है, आगे देखें, भाग लेने वाले राज्य कौन कौन से थे? यहां पे 19 जुलाई लिख गया है, जून हो गई है, ठीक, जून। भाग लेने वाले राज्य कौन कौन से? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्यों ने हिस्सा लिया? बिहार ने हिस्सा लिया, छत्तीसगढ़ ने हिस्सा लिया, झारखंड ने हिस्सा लिया, उड़ीसा ने हिस्सा लिया और पश्चिम बंगाल ने हिस्सा लिया। तो ये आपके पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कितने राज्यों ने? यहाँ पे आप देखिए, बिहार 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, उड़ीसा 4 और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों ने पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन था उसमें हिस्सा लिया। कहां पे आयोजित किया गया था? राजगीर में आयोजित किया गया था। ये 16वां संस्करण था, 16वें वित्त आयोग के लिए जो पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन था वो था। आगे बात करें मेट्रो रेल सेवाएं। अब मेट्रो रेल सेवाएं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बिहार के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल सेवाओं को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार के द्वारा कहां पे? पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा गया, तीसरा दरभंगा और चौथा भागलपुर। ये चारों जिलों के नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में मेट्रो रेल सेवा की परियोजना की मंजूरी नहीं दी गई है। ठीक है, जून माह में निम्नलिखित में से किस जिले में मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी नहीं प्रदान की गई है? तो जब आप ये जानेंगे कि किन्हें प्रदान की गई है तभी आप बता पाएंगे किसे नहीं दी गई है। किसे किसे दी गई है? मुजफ्फरपुर को दी गई है, गया में दी गई है, दरभंगा में दी गई है और भागलपुर में दी गई है। मेट्रो रेल सेवा की मंजूरी प्रदान की गई है जून 2024 में। ठीक है, आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो का शिलान्यास किया था। तो यानी कि अब कितने शहरों में मेट्रो चलेंगी? 5 शहर हो गए। पटना शहर में तो शिलान्यास पहले ही कर दिया था 17 फरवरी 2019 को, और अब कहां पे मंजूरी प्रदान की गई है? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ठीक है, तो टोटल 5 शहर बिहार के ऐसे हैं जहां पे मेट्रो परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। ठीक, 5 शहर कौन कौन से? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, पटना। आगे देखें, चावल की नई किस्म, नाम क्या है इस नई किस्म का? सबौर विजय। क्या नाम है? सबौर विजय चावल की एक नई किस्म है। मैंने इसके पहले जब मैं आपको फरवरी माह का करंट अफेयर पढ़ा रहा था उसमें मैंने बात की थी रामभोग चावल की। रामभोग चावल के बारे में बताया था कि इसका उत्पादन जो होता है, औसत चावल उत्पादन किया जाता है उससे उत्पादन इसका कम होता है। ठीक है,
खर्च भी, लागत भी ज्यादा लगती है, लेकिन रामभोग चावल का उत्पादन जो होता है वो कम होता है, लेकिन वो पुराना चावल था, बहुत सुगंधित चावल होता है, इस वजह से उसका संरक्षण करने के लिए फिर से उगाया जा रहा है रामभोग चावल को बिहार में। तो यहाँ पे सबौर विजय के बारे में जान लेते हैं। धान की एक नई किस्म है, बिना रुपाई के भी प्रति हेक्टेयर 60 कुंटल उत्पादन देने में सक्षम है। अगर जो रुपाई आप ना करें ना, तब भी ये प्रति हेक्टेयर 60 कुंटल तक उत्पादन क्षमता इसकी है। विशेषता क्या है, विशेषता और उपज पैदावार के बारे में जान लेते हैं। 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर रुपाई अगर जो नहीं करते हैं तो 60 कुंटल, और अगर जो रुपाई आप कर देते हैं तो 65 कुंटल तक ये उपज दे सकता है। उत्पादन के बारे में जाने तो सामान्य चावल की तुलना में 35% अधिक कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता के साथ, ठीक है। जो नॉर्मल चावल होते हैं जितना उत्पादन वो करते हैं ना, उससे 35% ज्यादा उत्पादन हो सकता है सबौर विजय में। इसमें आपके पानी की लागत, देखो चावल जो है वो जलप्रिय पौधा, मतलब जलप्रिय फसल है, ठीक है, जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन ये सबौर विजय जो है प्रजाति है, ये नई प्रजाति में होगा क्या कि आप जल का कम प्रयोग करेंगे तब भी चावल उगेगा, 35% ज्यादा ही उगेगा। रसायनों का प्रयोग कम से कम होगा, इसमें उर्वरकों का प्रयोग कम से कम होगा, मतलब लागत कम उत्पादन ज्यादा। तो इस वजह से सबौर विजय महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखें, मरीजों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन पर जान लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार भारत में किस स्थान पर है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। 6ठे स्थान पर है। किस स्थान पे, 6th रैंक पर है बिहार पूरे भारत में, ठीक है। वहीं हम बात करें बिहार के सरकारी अस्पतालों में जून 2024 तक 14.60 मिलियन मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया गया। कितने, 14.60 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया गया। और ये डाटा कब तक का है, 25 जून 2024 का है। 25 जून 2024 को ये डाटा रिलीज किया गया था। उसमें देखा गया कि बिहार पूरे भारत में 6ठे स्थान पर है डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में मरीजों का। क्षेत्रीय रैंकिंग की अगर बात करें तो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मामले में पटना बिहार के पहले स्थान पर है, ठीक है। अगर हम बिहार राज्य की ही बात करें, पूरे भारत को छोड़ दे, पूरे भारत में तो 6ठा स्थान है, अगर हम बिहार राज्य की बात कर लें तो बिहार राज्य में पटना का पहला स्थान है डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में मरीजों के, ठीक है। इसी पहल के लिए शेखपुरा जिले में बिहार में अंतिम स्थान पर। जो 38 जिले हैं ना, तो 38 जिलों में अगर जो देखा जाए तो मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में 38वां स्थान किसका है, ठीक है, 38वां स्थान शेखपुरा का है। तो पहला स्थान किसका, पटना का फर्स्ट, ठीक, पहला स्थान है। वहीं पर शेखपुरा का अगर जो देखें तो इसका अंतिम स्थान है, ठीक है, शेखपुरा का अंतिम स्थान है। इस वजह से ये दोनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 99.20 मिलियन रोगियों का डिजिटल रिकॉर्ड के साथ सबसे अग्रणी, मतलब पहला स्थान है जो पूरे भारत में देखा जाए। बिहार का 6वां है। यूपी स्पेशल के लिए जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, यूपी फर्स्ट है पूरे भारत में। किस लिए, मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में, ठीक है। तो यहां इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, आईआईटी पटना और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किस लिए किया गया है, तो आइए जानते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, डाटा विज्ञान, एआई, 5G और 6G संचार, सेमीकंडक्टर उपकरणों तथा अन्य में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी के बीच में समझौता हुआ। ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी कहां पे अवस्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, ठीक है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो यहां पे सीधे ऐसे ही पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी का नाम ना देके आईआईटी पटना और निम्नलिखित में से किस देश के संस्थान के साथ समझौता किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के समझौता, ऑस्ट्रेलिया देश के संस्थान के साथ समझौता किया गया है। आइए देखें, मोबाइल धोखाधड़ी के मामले। मैंने आपको एटीएम फ्रॉड के बारे में बताया था कि एटीएम फ्रॉड में अगर जो देखा जाए तो बिहार नंबर 1 है पूरे देश में। वहीं हम बात करें मोबाइल धोखाधड़ी के बारे में, यानी कि मोबाइल फ्रॉड, जो मोबाइल फ्रॉड होते हैं उनमें बात करें तो मोबाइल फोन धोखाधड़ी के मामले में बिहार भारत में 5वें स्थान पर है। कौन सा स्थान है बिहार का, 5वां स्थान है। ऐसी जो रैंकिंग होती है ना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। सीधे सीधे पूछ लेता है कि बिहार का निम्नलिखित में कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है, बिहार का कौन सा जिला अव्वल है, कौन सा पीछे है। तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं स्टैटिक की तरह आपको लगते हैं कि ये स्टैटिक के क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक नहीं, ये करंट के क्वेश्चन होते हैं। कोई नया डाटा आया हुआ होता है, उन डाटा से पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शायद किताबों में मिले या ना मिले, आप जाने रहिए, लेकिन ये मोबाइल धोखाधड़ी के मामले में अगर जो देखा जाए तो बिहार भारत में 5वें स्थान पर है। शिकायतें देखें तो बिहार सर्कल में मार्च 2024 से अब तक दूर संचार विभाग के चक्षु पोर्टल, चक्षु पोर्टल किसका है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, चक्षु पोर्टल दूर संचार विभाग का है।
इस पर 1756 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ठीक है, जो चक्षु पोर्टल है उस पर 1756 शिकायतें दर्ज की गई हैं। कब तक? मार्च 2024 से। ठीक है, आगे बात करें, पूर्णिया और वैशाली में स्वास्थ्य देखभाल केंद्र चर्चा में क्यों आ गए थे, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पूर्णिया और वैशाली में जो स्वास्थ्य देखभाल केंद्र वो चर्चा में क्यों आए, तो राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन प्रमाण पत्र से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन प्रमाण पत्र से पूर्णिया और वैशाली के जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको सम्मानित किया गया है। माता चौक पूर्णिया में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 87% और धनुषी वैशाली में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 78% को राज्य क्षेत्रीय NQAS प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किन स्वास्थ्य केंद्रों को दिया गया है। तो याद रखना, पूर्णिया और वैशाली के जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको दिया गया है। और कौन कौन से हैं, नाम भी पूछ ले तो माता चौक पूर्णिया और उसके बाद धनुषी, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र वैशाली का, ये दोनों नाम भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखें, बिजली दीदी और वोल्टेज भैया। बिजली दीदी वोल्टेज भैया क्यों चर्चा में आ गए? ये एक मैस्कॉट है। ठीक है, ये एक मैस्कॉट है, यहां आप देख सकते हैं, ये है बिजली दीदी और ये है वोल्टेज भैया। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं, बिजली दीदी और वोल्टेज भैया मैस्कॉट चर्चा में क्यों रहे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मैस्कॉट ने एक्सचेंजर, क्या, एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? तो एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? बिजली दीदी और वोल्टेज भैया मैस्कॉट को प्रदान किया गया। ये बिहार के मैस्कॉट है। ठीक है, ग्रेमेटर्स कम्युनिकेशन द्वारा इनको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 किसने जीता? बिजली दीदी और वोल्टेज भैया नामक मैस्कॉट ने जीता। किसके द्वारा इन्हें डिजाइन किया गया था? तो ग्रेमेटर्स कम्युनिकेशन द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ये दोनों नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 19वां निफ्ट। अब निफ्ट क्या होता है? ठीक, तो निफ्ट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसको निफ्ट कहते हैं। तो 19वां निफ्ट कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो बेगूसराय में प्रारंभ होगा। ठीक है, देश का 19वां निफ्ट बेगूसराय में प्रारंभ होगा। एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि भारत का 19वां निफ्ट निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में खोला जाएगा या स्थापित किया जाएगा या स्थापना होगी। ठीक है, तो बेगूसराय में इसकी स्थापना होगी। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल स्टार लगा के रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हर परिसर में अगले 2 साल के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर परिसर जो है बेगूसराय में, वहां पर निफ्ट का प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, इस वजह से चर्चा में था। अब देखते हैं पत्रकार सुरेंद्र किशोर, कुछ व्यक्तित्वों के बारे में जान लेते हैं जो जून महीने में चर्चा में रहे, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे बिहार के सारण जिले के मूल निवासी हैं। भाषा, शिक्षा और पत्रकारिता में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी वो जनवरी में हो गई थी। ठीक है, लेकिन प्रदान कब किया गया? जून महीने में प्रदान किया गया, तो इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है इनका। पत्रकार सुरेंद्र किशोर, ये है पत्रकार सुरेंद्र किशोर जी। इन कहाँ के निवासी हैं? बिहार के सारण जिले के निवासी हैं। जिले का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, किस जिले से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भाषा, शिक्षा और पत्रकारिता में योगदान के लिए, मूलतः अगर जो देखा जाए तो पत्रकार है, लेकिन भाषा और शिक्षा क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। इसी क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, चर्चा में क्यों आ गया? नए कुलपति की नियुक्ति के कारण बिहार कृषि विश्वविद्यालय जून महीने में चर्चा में आया था। उससे संबंधित जो तथ्य उनको देखते हैं। डॉक्टर SK सिंह को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का कुलपति नियुक्त किया गया है। वे डॉक्टर रामेश्वर सिंह के स्थान लिए। उन्होंने किसका स्थान लिया? तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह का स्थान लिया। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर SK सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो और एक चीज और जान लो, ये जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो कहाँ पे अवस्थित है? वो पटना में अवस्थित है। ठीक, पटना में अवस्थित है। और यहाँ के नए कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर SK सिंह यहाँ के नए कुलपति बने हैं। ठीक है, आगे देखें, डॉक्टर नारायण जी। नारायण जी क्यों चर्चा में आए? मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार हैं। ठीक है, किस भाषा के कवि और साहित्यकार हैं? मैथिली साहित्य के। ठीक है, मैथिली भाषा के कवि और साहित्यकार हैं। अपने संग्रह अनार के लिए बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बाल साहित्य की कैटेगरी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? डॉक्टर नारायण जी को सम्मानित किया गया। इनकी कृति का नाम क्या था? अनार इनकी कृति का नाम था। ये किस भाषा के साहित्यकार और कहानीकार है? तो ये मैथिली भाषा के साहित्यकार और कहानीकार है। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूं ओरली। अब मैं इन प्रश्नों को या तो लिखूं या तो ओरली ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश यही करता हूं कि जो फॉर्मेट रहता है उन्हीं फॉर्मेट में क्वेश्चन तुरंत इंस्टेंट क्रिएट करके मैं आपको बता दूं, ठीक है। उनका पहला कविता संग्रह हम घर धुरी रहल छी 1993 में प्रकाशित हुआ था। अगर जो पूछ ले डॉक्टर नारायण जी की पहली कृति कौन थी, तो हम घर धुरी रहल छी, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1993 में प्रकाशित हुआ था। ये उनकी पहली कृति थी मैथिली भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हमने देख ली नारायण जी के बारे में। आगे देखें, रिंकी झा ऋषिका। रिंकी झा क्यों चर्चा में आई? ये है रिंकी झा, ठीक है। तो रिंकी झा बिहार के मधुबनी जिले की ननोरा, ठीक है, ननोरा गांव में रहने वाली मैथिली कवि हैं। ये मैथिली कवि हैं, ननोरा गांव की रहने वाली। कहां से संबंधित है? बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। उनकी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता, ठीक है, कविता संग्रह है उनकी, नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एग्जाम में पूछे कि बिहार के किस व्यक्तित्व को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है रिंकी झा ऋषिका, ठीक है, ये है रिंकी झा ऋषिका। किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? तो नदी घाटी सभ्यता के लिए सम्मानित किया गया। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? मधुबनी जिले से है। किस भाषा की ये कवि है? तो मैथिली भाषा की कवि है। इतने पॉइंट आपको तुरंत मिल गए। इससे पहले चेतना समिति पटना द्वारा माहेश्वर सिंह महेश पुरस्कार प्राप्त किया गया, ठीक है। इससे पहले उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो माहेश्वर सिंह महेश पुरस्कार भी रिंकी झा को प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। तो ये नाम महत्वपूर्ण है। इस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बिहार से किसे दिया गया? रिंकी झा ऋषिका को दिया गया। आगे देखें, डॉक्टर कमलकांत झा चर्चा में क्यों आए? डॉक्टर कमलकांत झा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैथिली लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। इनका निधन हो गया। किससे संबंधित थे? मैथिली लेखक और साहित्यकार थे, ठीक है। साथ ही साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका था, बिहार से संबंधित थे। उन्हें उनकी कहानी संग्रह गाच रुसल आची के लिए 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या था? गाच रुसल आची किसकी कृति है? डॉक्टर कमलकांत झा की कृति है। और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2020 में, ठीक है। मैथिली लेखक और कवि हैं ये, ठीक है। तो इतनी चीजें महत्वपूर्ण इनके विषय में। आगे देखें, डॉक्टर राम कुमार मल्लिक, इनका भी निधन हो गया। ये भी चर्चा में थे, ध्रुपद घराने से संबंधित थे। आइए जानते हैं दरभंगा घराने से इनका संबंध था। कहां से? दरभंगा घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। 2017 में बिहार के दरभंगा में एक संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। ये है, ठीक, ये है राजकुमार मल्लिक, पंडित राजकुमार मल्लिक जो है बिहार के दरभंगा घराने से संबंधित। एग्जाम में सीधे पूछे। हाल ही में पंडित राजकुमार मल्लिक, ठीक है, रामकुमार मल्लिक जिनका निधन हो गया, वो बिहार के किस घराने से संबंधित थे? तो बिहार के दरभंगा घराने से संबंधित थे, ठीक है। ध्रुपद गायक थे, दरभंगा घराने से संबंधित थे। 2024 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आगे देखें, रंजीव के बारे में जान लेते हैं। रंजीव का भी हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जान लेते हैं। दरभंगा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक रंजीव का निधन हो गया। वे पिछले 40 वर्षों में नदियों और जल पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किसके लिए जाने जाते हैं? सबसे पहले जान लो रंजीव का संबंध कहां से था? तो दरभंगा जिले से था। ये है रंजीव जी, ठीक है, इनका संबंध दरभंगा जिले से था। और ये किस लिए जाने जाते हैं? तो 40 वर्षों से नदियों और जल पे इन्होंने अपना बहुत पूरा जीवन जो था लगभग अपना पूरा नदियों और जल पर ही दे दिया। उन्होंने प्रशंसित पुस्तक जब नदी बंधी, ठीक है, जब नदी बंधी किसने लिखी है? रंजीव ने किताब लिखी है। इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया। कृति पूछ सकता है कि इनकी कृति कौन सी थी? तो जब नदी बंधी इनका कृति था, महत्वपूर्ण कृति था, प्रशंसित कृति है। संबंध इनका बिहार के दरभंगा जिले से था। पिछले 40 वर्षों में नदियों और जल पे ही इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जून महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनपे चर्चा कर ली। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं, निशानेबाज श्रेयसी सिंह बिहार के किस जिले से विधायक है? जो श्रेयसी सिंह है वो बिहार के किस जिले से विधायक है? भागलपुर, जमुई, बांका या भागलपुर? भागलपुर यहाँ पे 2 बार लिख गया है, इसको आप पटना कर लीजिए, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार से कुल 7 मंत्रियों को जगह मिली है।
कैबिनेट में बिहार के 4 राज्य मंत्री बनाए गए। जो मोदी कैबिनेट है उसमें बिहार के 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, कुल 7 मंत्रियों को जगह मिली है, ऐसा कहा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, या ऑप्शन डी कह रहा है 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ठीक, बताइएगा। 83, 85, 82 या 90? ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट, ठीक है, जो ढेर सारे कमेंट आते हैं वो कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और उसी आधार पर हम लोग आगे कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, यहाँ तक आपने देखा है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।